चलिए दोस्तों, करेंगे आज की क्लास को स्टार्ट। आज की क्लास में बेटे मैं आप सब लोगों को जो कंसेप्ट करवा रहा हूँ, इस टॉपिक का नाम है इनकम अंडर द हेड सैलरीज। बेटे इनकम अंडर द हेड सैलरीज ये वाला जो टॉपिक है, बेटे इस टॉपिक को जब मैंने थोड़ा स्टार्ट आप लोगों के साथ करवाया तो मैंने पहले इस चैप्टर के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशंस जो हैं वो मैंने आपको दिए। बेसिक इंफॉर्मेशंस का मतलब ये है कि हमें सबसे पहले ये जस्टिफाई करना है कि कौन कौन सी इनकम सैलरी हेड में कवर्ड होंगी। और जब सैलरी हेड में कोई भी इनकम का मैं पर्टिकुलर कैलकुलेशन करना स्टार्ट करूंगा तो सैलरी हेड को लेकर के क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारे पॉइंट सारी चीजें मैं एक बार आपसे कम से कम पहले डिस्कस कर लूं, ताकि जब अपन चैप्टर को स्टार्ट करें, रूल्स को स्टार्ट करें, तो आप लोगों को सब चीजें बढ़िया लेवल पर कंफर्म। चले, तो मैं आप लोगों को आज की जो क्लास है इसमें मैं बताने वाला हूं। अगर मैं यहां आप लोगों के साथ स्टार्ट करूं तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मैं आप लोगों के साथ कल डिस्कस कर रहा था कि सैलरी में इंप्लॉयर इंप्लॉई का रिलेशनशिप होना चाहिए। सैलरी इंप्लॉयर इंप्लॉई के रिलेशनशिप के अलावा अगर कोई अमाउंट अपने को मिलता है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। इसके अलावा कुछ टैक्स फ्री सैलरी, सरेंडर ऑफ सैलरी, इन वर्ड्स के बारे में मैंने बताया था। सैलरी फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर, सैलरी फ्रॉम प्रेजेंट पास्ट एंड प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, मैंने आपको बताया था फोरगोइंग ऑफ सैलरी, और मैंने आपको बताया था रेमुनरेशन रिसीव बाय द सस्पेंडेड एम्प्लॉय। इतना कुछ अपने डिस्कस कर लिया था। इससे आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था बेटे कि जब मैं आपको मटेरियल पढ़ा रहा हूँ ये, तो आपको जहां भी इंपॉर्टेंस लगे तो आप सबसे पहले अपने नोट्स के साथ एक हाइलाइटर मल्टी कलर पेन जरूर रखिए ताकि आप अपने हिसाब से उसकी नोटिंग कर पाए। चलो आगे डिस्कस कर रहे हैं। फिर आज की क्लास में आगे की बात हम लोग करेंगे। सबसे पहले पॉइंट आएगा रेमुनरेशन की, कि रेमुनरेशन अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है तो रेमुनरेशन रिसीव बाय द चीफ मिनिस्टर। यहां एक पॉइंट है, रेमुनरेशन रिसीव बाय द चीफ मिनिस्टर। देखो एक वर्ड मैंने बताया था रेमुनरेशन टू एमपी एमएलए, उन्हीं में से कोई चीफ मिनिस्टर बनता है। लेकिन एमपी एमएलए जो है मैं आपको बता दूं उनको मिलने वाली सैलरी तो अदर सोर्स में है। चीफ मिनिस्टर को मिलने वाली सैलरी जो है वो सैलरी हेड में कवर्ड की गई है। इसमें लिखा गया एनी रेमुनरेशन और आएगा ये, और अलाउंस रिसीव बाय द चीफ मिनिस्टर फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरीज एज पर आर्टिकल 164 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें रेफरेंस केस है लालू प्रसाद यादव का वर्सेस सीआईटी। इस केस में जो है आपको ये डिसीजन दिया गया था कि भाई रेमुनरेशन अगर चीफ मिनिस्टर को मिलेगा तो वो कौन से हेड में जाना चाहिए, सैलरीज हेड में जाना चाहिए। चलिए इसके बाद इसमें बस ये छोटी छोटी बातें हैं, बस अपने को पता होनी चाहिए, बस ज्यादा रूल नहीं है, बस अपने को हेड कंफर्म करना है कि भाई ये इनकम कौन से हेड का पार्ट होगी। सही बात है ना। चलो इसके बाद ये देखिएगा, सैलरी पेड बाय फॉरेन गवर्नमेंट और इंटरप्राइज। अगर सैलरी आपको रिसीव होती है फॉरेन गवर्नमेंट से, अच्छा फॉरेन गवर्नमेंट का मतलब ये कह लो, अब देखो दो चीजें होती हैं। अगर फॉरेन गवर्नमेंट से आपको सैलरी मिलती है, मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा एग्जेम्प्टेड इनकम वाला, मैं आपको बता दूं फॉरेन गवर्नमेंट अगर अपने डिप्लोमेट्स को, अपने एम्बेसडर्स को इंडिया में भेजती है और उनको इंडिया में सैलरी पे करती है तो वो अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। लेकिन ये सिर्फ स्पेशल कैटेगरी के लोगों के लिए है। लेकिन अगर मैं बात करूं, ऐसा हो सकता है कि कोई इंडियन पर्सन है जो फॉरेन गवर्नमेंट के लिए जॉब करता है और वो पैसा इंडिया में रिसीव करता है, ऐसा भी पॉसिबल है। तो वो पैसा इंडिया में एग्जेम्प्ट नहीं होगा, वो टैक्सेबल होगा। मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जिनको फॉरेन गवर्नमेंट से अगर सैलरी मिलती है तो वो एग्जेम्प्ट है। अदरवाइज अगर फॉरेन गवर्नमेंट से आपको सैलरी का अमाउंट मिलता है और इंडिया में वो टैक्सेबल होना है, तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किया जाए। इंडिया में जो टैक्स लगेगा वो इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग लगेगा। इसके लिए ना इंडिया में एक रेट बनाया गया जिसका नाम होता है टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बात करते हैं टी बाइंग रेट, टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट। आप इसको एक्सचेंज रेट कह सकते हो।
मतलब ये कि इंडिया में अगर आप फॉरेन करेंसी को इंडिया और इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो एक रेट जो है वो आपको मेंशन होगा उस दिन का। जिस दिन वो पैसा इंडिया में आया उस दिन इंडिया में करेंसी एक्सचेंज का टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट क्या था, उससे मल्टीप्लाई करके आप उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे और इंडियन रुपीज में कन्वर्ट होने के बाद उसके ऊपर इंडिया में टैक्स लगेगा। अगर मैं फिर आपको बता दूं, इंडियन रुपीज में टैक्स लगेगा अगर वो अमाउंट आपका जो है इंडिया में टैक्सेबल होना है। देखो मैंने यहां क्या लिखा है कि सैलरी पेड बाय द फॉरेन गवर्नमेंट और इंटरप्राइज टू इट्स एम्प्लॉय सर्विंग इन इंडिया इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी अनलेस इट इज स्पेसिफाइड एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10। इसका मतलब अगर वो सैलरी एग्जेम्प्ट इंडिया में नहीं है सेक्शन 10 के अंडर तो उसको इंडिया में टैक्सेबल किया जाएगा। और मैंने ये भी बता दिया इंडिया में टैक्सेबल करने के लिए अपन उसको क्या करेंगे, इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे और इंडियन रुपीज में कन्वर्ट होने के बाद उसके ऊपर टैक्स जो है वो एप्लीकेबल किया जाएगा। चलो मैं आगे। तो फॉरेन गवर्नमेंट से मिलने वाली सैलरी इंडिया में एग्जेम्प्ट हो सकती है। अगर एग्जेम्प्ट है फिर तो टैक्स लगना ही नहीं है, लेकिन अगर टैक्सेबल है तो इंडिया में उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट से मल्टीप्लाई करके, और उसके बाद जो अमाउंट बनेगा वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। सही बात है। चल उसके बाद एक पॉइंट मैंने आपको बताया बेटे, टीडीएस ऑन सैलरी वर्सेस टैक्स फ्री सैलरी। दो वर्ड मैंने बताए बेटे, एक वर्ड मैंने बताया टैक्स फ्री से टीडीएस ऑन सैलरी और एक वर्ड मैंने बताया टैक्स फ्री सैलरी। देखो मैं दोनों बातों में अगर आपको मतलब बताऊं तो सब बच्चे एक बार सुनो। टीडीएस ऑन सैलरी का मतलब ये होगा कि अगर आप हमारी कंपनी के एम्प्लॉई हैं और हम आपको सैलरी पे करते हैं तो हमारे लिए वो एक्सपेंस है, आपके लिए वो इनकम है। तो लॉजिकली क्या होगा, जब मैं आपको अमाउंट सैलरी का दे दूंगा जो कि आपकी इनकम बनेगा तो आपको उस इनकम के ऊपर टैक्स पे करना है। एक बात पहले दिन से समझ लो जरा सब बच्चे, जो अमाउंट बिजनेसमैन के लिए एक्सपेंस है आपके लिए वो एज अ इनकम है। मैंने पूरा पेमेंट आपको दे दिया जिसको आपने क्या मान लेना है, इनकम, और उसके ऊपर आपने गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे करना था। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप हमसे पेमेंट लेने के बाद उसके ऊपर इंडिया में रहते तो है लेकिन इंडिया में आपने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की, ऐसा पॉसिबल है। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का टैक्स का लॉस हो जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रूल बना दिया कि भाई जब भी आप किसी को पेमेंट करें तो आप क्या करें, उसका टीडीएस अमाउंट डिडक्ट कर लें। सही है। किस केस में टीडीएस डिडक्ट करने के लिए आप लायबल होंगे ऐसा मैं आपको पीजीबीपी चैप्टर में पढ़ाऊंगा, क्योंकि जब पेमेंट करने वाला बंदा टीडीएस डिडक्ट करेगा तो मैं आपको पीजीबीपी हेड में बताऊंगा कि भाई कब आपके पास टीडीएस डिडक्ट करने के राइट है। और एक चैप्टर में स्पेशली आपको पढ़ाऊंगा टीडीएस ऑफ इनकम का, वहां मैं हर इनकम पर लगने वाले टीडीएस रेट को स्पेसिफाई करूंगा और किस सिचुएशन में आपको टीडीएस का अमाउंट डिडक्ट करना होगा किस रेट से, तो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। टीडीएस ऑन इनकम के नाम से एक चैप्टर आएगा, वहां मैं आपको बताऊंगा। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं टीडीएस ऑन सैलरी का मीनिंग क्या है और टैक्स फ्री सैलरी का मीनिंग क्या है। पहले तो मेरे को ये बताओ, क्लास में सब लोग प्रेजेंट हैं, मेंटली प्रेजेंट है, दिमागी तौर पर क्लास में रहना, ठीक है। चलो, टीडीएस ऑन सैलरी का मतलब ये होता है बेटे कि जिसमें आपका एम्प्लॉयर आपको दी गई सैलरी का टीडीएस डिडक्ट करके आपको देगा। मान लीजिए आपकी सैलरी 10 लाख रुपए बनती है और उसके ऊपर टैक्स बनता है 1,20,000, तो मोटे मोटे तौर पर यूं कह लो कि मैं आपको हैंड ओवर 8,80,000 ही करूंगा। 8,80,000 में आपको हैंड ओवर करूंगा और 1,20,000 में आपकी सैलरी में से डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर दूंगा और उसका सर्टिफिकेट लाके भी मैं आपको दे दूंगा कि ये लो जी, आपकी 10 में से 8,80,000 तो आपकी सैलरी और प्लस 1,20,000 जो हमने आपका टीडीएस डिडक्ट किया था, ये लो, दोनों को मिलाकर आपका टोटल अमाउंट हमने बता दिया। फिर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी उसमें से आप टीडीएस का अमाउंट क्लेम कर लीजिएगा और आपकी जो बचेगी अमाउंट लायबिलिटी वो आप गवर्नमेंट को पे कर देंगे। इसके अलावा एक वर्ड मैंने यूज किया टैक्स फ्री सैलरी। बेटे टैक्स फ्री सैलरी जो वर्ड आएगा
टैक्स फ्री सैलरी में इंप्लॉयर आपकी सैलरी में से टीडीएस का अमाउंट डिडक्ट नहीं करता। इंप्लॉयर ये कहता है हम ही आपको पूरी सैलरी देंगे और आपका जो टैक्स का अमाउंट है वो भी हम ही गवर्नमेंट को देंगे। यानी अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपए है तो मैं आपको पूरे 10 लाख रुपए हैंड ओवर कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल उसका टैक्स बनता है 1,20,000, तो वो 1,20,000 भी मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा आपके नाम से और आपको उसका सर्टिफिकेट ला के दे दूंगा। यानी मैंने आपके लिए दो अमाउंट पे कर दिए, एक आपको पूरी सैलरी पे कर दी और एक मैंने आपको आपका टीडीएस का जो अमाउंट है वो भी पे कर दिया। दोनों को मिला के मैंने आपको अमाउंट पे कर दिया। ये वाली बात सब बच्चे बताना क्लियर है, सही है? तो यहां हम लोग जो बात करेंगे, एक वर्ड आएगा टीडीएस ऑन सैलरी और एक वर्ड आएगा बेटे टैक्स फ्री सैलरी। टीडीएस ऑन सैलरी में इंप्लॉयर आपकी सैलरी में से टीडीएस डिडक्ट करके रिमेनिंग अमाउंट देगा और टैक्स फ्री सैलरी में से, इसका मतलब ये हो गया कि टैक्स फ्री का मतलब ये मत समझना जिस पर टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स फ्री सैलरी का मतलब ये समझिए कि जिसमें इंप्लॉयर क्या करेगा, आपकी सैलरी का टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा लेकिन अपनी पॉकेट से आपके लिए टैक्स का अमाउंट गवर्नमेंट को पे करेगा। सही है? जैसे जैसे चैप्टर खुलेगा ये रूल भी आएगा, इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएगा और मैं टैक्स फ्री सैलरी के केस में कैसे एडजस्टमेंट होगी मैं आपको अप्लाई भी करके दिखाऊंगा। चलिए, इसके बाद एक वर्ड आ रहा है बेटे, टैक्स फ्री सैलरी के अलावा एक वर्ड आ रहा है मेरे पास एडवांस सैलरी। एक वर्ड आ रहा है एडवांस सैलरी वर्सेस एडवांस अगेंस्ट सैलरी। एक वर्ड आ रहा है एडवांस सैलरी वर्सेस एडवांस अगेंस्ट सैलरी। एडवांस सैलरी का मतलब क्या होता है? एडवांस सैलरी का मतलब होता है कि जो सैलरी आपको मिलनी थी अगर वो आप एडवांस में ले लें, मतलब करंट ईयर में कितने मंथ्स है? 12 मंथ्स। लेकिन अगर आप 12 मंथ्स में 12 मंथ्स की सैलरी लेने की बजाय आप नेक्स्ट ईयर की सैलरी भी अपने इंप्लॉयर से, नेक्स्ट ईयर के कुछ मंथ की सैलरी आप नेक्स्ट ईयर में लेने की बजाय इंप्लॉयर से अभी ले लें, तो उसे अपन क्या नाम दे देंगे? एडवांस सैलरी का नाम दे देंगे। सही है ना? मान लो किसी इंप्लॉई को जरूरत है तो वो इंप्लॉयर के पास ही जाएगा और बोलेगा सर आप मेरे को कुछ मंथ्स की सैलरी एडवांस दे दो, मैं आपके लिए काम कर दूंगा, तो वो सैलरी बाद में एडजस्ट हो जाएगी। सही है? लेकिन एडवांस सैलरी नेक्स्ट ईयर से रिलेट करेगी कि नेक्स्ट ईयर की सैलरी अगर अपन करंट ईयर में ही इंप्लॉई को पे कर दें तो उसे हम लोग बोलेंगे एडवांस सैलरी। एक वर्ड आएगा बेटे एडवांस सैलरी के अलावा, एक वर्ड आएगा एडवांस अगेंस्ट सैलरी। बेटे एडवांस अगेंस्ट सैलरी का मतलब आप लिख लो लोन फ्रॉम इंप्लॉयर। एडवांस अगेंस्ट सैलरी का मतलब आप लिख लो लोन फ्रॉम इंप्लॉयर। एडवांस अगेंस्ट सैलरी आप मतलब इंप्लॉयर से क्या ले रहे हो? लोन ले रहे हो, है ना? जैसे मान लो मिस्टर ललित हमारे एम्प्लॉई हैं और उनको एक कार लानी है टाटा नैनो। ठीक है? टाटा नैनो का अभी नया मॉडल आने वाला है। ठीक है जी? तो मान लो ललित साहब कहते हैं कि सर मेरे को अपने लिए कार लेनी है टाटा नैनो, तो आप एक काम करो टाटा नैनो का ना 3 लाख रुपए का मेरा लोन कर दो। और कितने का? 3 लाख रुपए की कार है तो, और हो सकता है वो 5 लाख तक जाए। अभी जो नया मॉडल आएगा वो 5 लाख तक का भी होगा, टॉप मॉडल। तो बाकी लेगा कौन? मैं लूंगा। मैं तो पक्का लूंगा टाटा नैनो कार आने तो नया वाला मॉडल पर तो पक्का लेंगे। क्या? अरे नैनो का एसी बहुत बढ़िया चलता है। 7 नैनो उनकी बारात में लेके जाएंगे? अच्छा, मेरे को लगा कि अब तक बारात में लेके जाता सबको नैनो में। चलो, तो अगर मान लीजिए, चलो मैं आपको बता रहा हूं क्या होगा एडवांस अगेंस्ट सैलरी। ललित कहता है कि सर मेरे को ना लोन लेना है, मैं बैंक के पास गया था और बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है थोड़ा ज्यादा है, आप एक काम कर दो, आप मेरे को लोन दे दो और लोन का जो अमाउंट है इंस्टॉलमेंट बना लेना और हर महीने जो आप मेरे को सैलरी देते हो एक इंस्टॉलमेंट आप मेरे लोन में से माइनस कर दे। सही बात है या नहीं है? तो एक तो होता है एडवांस सैलरी और एक होता है एडवांस अगेंस्ट सैलरी। बेटे एडवांस अगेंस्ट सैलरी अगर होगा तो एडवांस अगेंस्ट सैलरी का मतलब एक तरह से लोन माना जाएगा। एडवांस अगेंस्ट सैलरी इनकम नहीं है, वो तो जस्ट आपने इंप्लॉयर से लोन उठाया है जिसको इंस्टॉलमेंट में बाद में आप इंप्लॉयर को पे कर देंगे। सही बात है? चले,
एडवांस अगेंस्ट सैलरी बैंक से लोगे तो वो एडवांस अगेंस्ट सैलरी वर्ड नहीं होगा, वो एक तरह का लोन ही होगा। एडवांस अगेंस्ट सैलरी का मतलब आपने एडवांस उठाया है अगेंस्ट सैलरी, किससे? इंप्लॉयर से। एक लोन उठाया है इंप्लॉयर से, तो उसे अपन क्या नाम दे देंगे? एडवांस अगेंस्ट सैलरी। सही है। अगर आपने बैंक से उठाया और सैलरी को गारंटी दे करके, तो भी वो एडवांस अगेंस्ट सैलरी ही है। बट मुद्दा क्या है? एडवांस सैलरी जो है, अगर आपको मैं लॉजिकली बताऊं, एडवांस सैलरी जो है वो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा, और एडवांस अगेंस्ट सैलरी जो है वो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में कभी भी टैक्सेबल नहीं होगा, चाहे वो एडवांस आपने इंप्लॉयर से उठाया हो, चाहे आपने वो लोन बैंक से उठाया हो, क्योंकि वो इनकम है ही नहीं। जबकि एडवांस सैलरी जो वर्ड है वो इनकम है, तो एडवांस सैलरी मिलेगा, वो इनकम है, उसको टैक्सेबल करना है। और एडवांस अगेंस्ट सैलरी जो मिलेगा वो इनकम नहीं है, वो एक तरह का क्या है? लोन। तो उसे अपन इनकम ट्रीट ही नहीं करेंगे, वो टैक्सेबल अपने को करना है ही नहीं। ये वाली बात बताओ, सब बच्चे क्लियर है क्या? चलिए, उसके बाद एक वर्ड आता है बेटे, एरियर ऑफ सैलरी। ये हमने पहले भी पढ़ा था। एरियर ऑफ सैलरी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की वजह से मिलता है, कि आज हमने कोई एग्रीमेंट किया जो कि इफेक्टिव करेगा प्रीसीडिंग ईयर से, तो उसे अपन क्या नाम दे देंगे? एरियर ऑफ सैलरी। एरियर ऑफ सैलरी, एक बात याद रखिएगा, रिसिप्ट बेसिस पर। ये देखो, चार्जेबल टैक्स ऑन रिसिप्ट बेसिस, ये वाली बात मैंने चार्जिंग सेक्शन में भी बताई थी एक्सेप्शनल केस में, कि एरियर और एडवांस दोनों सैलरी ऐसी हैं जो किस बेसिस पर टैक्सेबल होंगी? रिसिप्ट बेसिस पर टैक्सेबल होनी है। चलिए, उसके बाद मैंने एक पॉइंट वापिस से बता रखा है यहां, सैलरी ड्यू और रिसीव इन फॉरेन करेंसी। अगर आपकी सैलरी फॉरेन करेंसी में आती है, तो मैंने बताया, इफ द सैलरी इज अर्न इन द फॉरेन करेंसी, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द रूपी, एंड फॉर दिस पर्पस ऑफ कन्वर्जन द रेट ऑफ एक्सचेंज shall be telegraphic transfer buying rate, that means TT buying rate of such currency on the specified date। यानी कि अगर आपकी सैलरी फॉरेन करेंसी में आती है, तो उसे बेटे हम सबसे पहले इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे, और इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए हम उसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे? टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट से मल्टीप्लाई करके, और उसकी वैल्यू को अपन टैक्सेबल करने वाले। सब बच्चे बताओ, ये वाली बात सबको क्लियर है क्या? चलो, इतना काम करने के बाद एक वर्ड मेरे पास आया बेटे, वेजिस। एक वर्ड मेरे पास आया, वेजिस। देखो भाई, अगर चाहे आप कमाओ सैलरी, अगर चाहे आप कमाओ वेजिस, सैलरी कमाओगे या वेजिस कमाओगे, दोनों ही अमाउंट आपके लिए सैलरी हेड का पार्ट माने जाएंगे, वो इनकम फ्रॉम सैलरी में ही टैक्सेबल होंगे, चाहे वो डेली वेजेस मिलता हो, चाहे आपको जो है वो सैलरी मंथली बेसिस पर मिलता हो, दोनों ही सैलरी हेड का पार्ट होंगे, दोनों ही सैलरी हेड में उसको हमें टैक्सेबल जो है वो करके चलना होगा। चलिए, सैलरी के बाद अगर मैं अगला पॉइंट बताऊं, जिसके अंदर एक वर्ड आता है ट्रीटमेंट ऑफ बोनस। एक वर्ड आता है बेटे, ट्रीटमेंट ऑफ बोनस। अगर बोनस आपको मिलता है, बोनस इज टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस। सबसे पहले मेरी बात को ध्यान रखिएगा कि बोनस का जो अमाउंट अगर इंप्लॉई को मिलेगा, तो वो किस बेसिस पर मिलेगा? रिसिप्ट बेसिस पर टैक्सेबल होगा। मैंने आपको ये बताया था कि बोनस का अमाउंट जब भी आपको मिलेगा, तो वो रिसिप्ट बेसिस पर ही टैक्सेबल होगा। और अगर कोई बोनस जो लास्ट ईयर में मिल जाना था, लेकिन मिला आपको कमिंग ईयर में, तो जिस ईयर में मिला उस ईयर में जाकर वो टैक्सेबल होगा। लेकिन ऐसा करने से आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ सकती है, क्योंकि जिस ईयर को वो रिलेट करता था, उस ईयर में ना मिल करके किसी अदर ईयर में मिला, जिससे आपकी इनकम स्लैब रेट में बढ़ सकती है, टैक्स आपका बढ़ सकता है। इसी वजह से वहां हम लोग एक रिलीफ क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 89(1). ये हम लोग आगे जैसे जैसे चैप्टर खुलेगा ना, तो ये रिलीफ हम लोग डिस्कस करेंगे कि 89(1) में रिलीफ आपको कैसे मिलेगा, ये हम डिस्कस करेंगे। सब बच्चे बताओ, क्लियर है क्या इतना? चलो, उसके बाद एक वर्ड आता है बेटे, फीस और कमीशन। अगर एम्प्लॉयर
अपने एम्प्लॉय को किसी तरह का कोई कमीशन या किसी तरह की कोई फीस पेड करेगा, वो भी एम्प्लॉय के लिए इनकम अंडर द हेड सैलरी में ही टैक्सेबल होगा। इसके अलावा एक पॉइंट आएगा बेटे ओवर टाइम पेमेंट। अगर कोई भी एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के लिए ओवर टाइम काम करेगा और ओवर टाइम काम करने के बदले में उससे हम लोग ओवर टाइम का पेमेंट देंगे, तो ओवर टाइम का पेमेंट जो होगा वो भी आपके लिए कौन से हेड का पार्ट होगा? इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट होगा। अगर ओवर टाइम पेमेंट आपको मिलता है उसे हम लोग इनकम अंडर द हेड सैलरी में कवर्ड जो है वो करके चलने वाले। इसके अलावा सैलरीज ऑब्लिक पेंशन रिसीव फ्रॉम यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से, यूएनओ से मिलने वाली सैलरी इंप्लॉई के लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट है, ध्यान रखिएगा। सैलरी और पेंशन रिसीव फ्रॉम यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से मिलने वाली सैलरी इंप्लॉई के लिए क्या होगी? एग्जेम्प्ट होगी, उसके ऊपर टैक्स नहीं होगा। इसके बाद एक वर्ड आता है बेटे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। एक वर्ड आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और एक वर्ड आता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस आप अपने नोट्स में लिख भी सकते हैं, बाकी मैंने नीचे एक्सप्लेनेशन में भी दिया, पहले मैं मीनिंग बता देता हूं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस सैलरी हेड को रिप्रेजेंट करता है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस प्रोफेशनल हेड को रिप्रेजेंट करता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस इंप्लॉयर इंप्लॉई के रिलेशनशिप को प्रेजेंट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस इंप्लॉयर इंप्लॉई के रिलेशनशिप को प्रेजेंट करेगा। ये देखिएगा वेन एवर देयर एग्जिस्ट इंप्लॉयर इंप्लॉई रिलेशनशिप देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। In this case, employer can control and direct work performed by the employee and the income received by a person should be regarded as salary. Contract of service जो है employer and employee के relationship को show करता है, इसे हम लोग उसे salary head का part मानते हैं। और where there no employer employee relationship, then two people enjoy the relationship of contract for service. In this case, the contractee can only told what is to be done and there can be no specific instruction about how it is to be done. In this case, income shall be taxable under the head business or profession or income from other sources. वो डिपेंड करेगा केस क्या है, सिचुएशन क्या है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस ये तो पक्का पक्का सैलरी हेड है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस वो डिपेंड करेगा कि किस तरह की सर्विस आप ले रहे हैं, उसमें आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड भी आ सकता है, इसमें आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड भी आ सकता है। सब लोग सब बच्चे सबसे पहले मेरे को ये वाली बात बताओ, इतनी बात सबको क्लियर है क्या? तो दो बातें हो गई बेटे, एक हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और एक हो गया बेटे कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। दो अलग अलग बातें हो गई। अब जरा बताओ ये वाली बात सब लोगों को क्लियर है? चलिए इसके बाद अगर अपन बात करें ना बेटे, अब मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट जो है वो बताऊंगा जिससे कि आपको पॉइंट क्लियर होगा बहुत शानदार तरीके से। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सीधा सीधा रिलेट करेगी। आर्यन एक बात बता बेटा, मान लो आप जॉब करते हो, आपने किसी कंपनी को 1 अप्रैल को ज्वाइन कर लिया। मेरी पूरी बात सुनना सब बच्चे, बढ़िया वाली बात बताऊंगा। मान लो आप किसी कंपनी में ज्वाइनिंग लेते हो और आपने 1 अप्रैल को कंपनी ज्वाइन कर ली, सही है। अब आपको इंप्लॉयर से पहली सैलरी कब मिलेगी, पहले तो ये बताओ। 1 महीना कंप्लीट होने के बाद। 1 महीना कंप्लीट कब होगा? 30 अप्रैल की शाम को 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका एम्प्लॉयर आपको सैलरी कब दे? 30 अप्रैल को दे या 1 मई को दे? 30 को भी दे सकता है, 1 को भी दे सकता है, या उसके भी कुछ 2-4 दिन बाद और भी दे सकता है। सही बात है ना। लेकिन लॉजिकली क्या होता है कि यहां एक कंसेप्ट आएगा ड्यू डेट ऑफ सैलरी, कि आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी आपके अकाउंट में कब ड्यू करेगा।
यहां एक वर्ड आता है ड्यू डेट ऑफ सैलरी में। कुछ इंप्लॉयर ऐसे होते हैं जो मंथ एंड के दिन ही आपकी सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, और कुछ इंप्लॉयर ऐसे होते हैं जो नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट्स में आपकी सैलरी आपके अकाउंट में ड्यू करते हैं। सही बात है ना? बहुत बढ़िया वाली बात बताऊंगा, बाउंसर लग सकता है, ध्यान रखिएगा, इसलिए ध्यान से सुनना। देखो एक बात बताओ, चार्जिंग सेक्शन मैंने पढ़ा, चार्जिंग सेक्शन 15 क्या था? इनकम फ्रॉम सैलरी ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर इज टैक्सेबल। ये वाली बात क्लियर है? ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर इज टैक्सेबल। देखो लॉजिकली अगर सब कुछ ठीक चल रहा हो ना, तो सैलरी पहले ड्यू होगी, आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी, उसके बाद आप उस सैलरी को रिसीव करोगे। तो प्रैक्टिकली तो क्या होता है, सैलरी पहले ड्यू होती है अगर सब कुछ ठीक है, फिर उसके बाद रिसीव होती है। एडवांस सैलरी के केस में ऐसा होता है कि आप सैलरी पहले ले लेते हो लेकिन वो ड्यू नहीं होती क्योंकि आपने काम ही नहीं किया। लेकिन अगर लॉजिकली अपन सब कुछ देखें सही है, तो सैलरी पहले क्या होगी? ड्यू, बाद में क्या होगी? रिसीव। तो अपन क्या करेंगे? ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर इज टैक्सेबल, ये रूल लगाते हैं ना। इनकम फ्रॉम सैलरी ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर इज टैक्सेबल, ये वाला कंसेप्ट अपन लगाते हैं। अभी आप मेरी बात को सुनते जाना ध्यान से। इनकम फ्रॉम सैलरी ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। पता है इनकम टैक्स में ना, यहां अपन जो बात करेंगे एक कंसेप्ट आएगा ड्यू डेट ऑफ सैलरी। ये ना समझना है अच्छे से, मैं इसको तरीके से तोड़ रहा हूं अभी, इसमें मेरे को लगेंगे 20-25 मिनट। अब ध्यान से समझना, मैं इसको 1 मिनट में भी बता सकता हूं, मैं इसको 20 मिनट में भी बता सकता हूं, सही है ना? लेकिन मैं एक बार इसको 20 मिनट में बताऊंगा, फिर कभी भी आप खुद पढ़ेंगे तो ये 1 मिनट का काम, एक बार बताऊंगा 20 मिनट लगे। देखिए ड्यू डेट ऑफ सैलरी। देखो बेटे सबसे पहली बात पता है क्या है? सबसे पहली बात यह है कि आपका जो प्रीवियस ईयर है, जो सिलेबस मैं पढ़ा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग आपका प्रीवियस ईयर है अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022। सही बात है या नहीं है? ना एक दिन पहले ना एक दिन बाद, सही है? एक बात बताओ, अगर कोई इनकम आपको 31 मार्च 2022 को मिल चुकी है, 2021 को मिल चुकी है, मतलब कोई भी सैलरी, कोई भी इनकम, कुछ भी, अगर आपको अप्रैल 2021 आपका प्रीवियस ईयर है, इससे एक दिन पहले अगर कोई सैलरी आपको ड्यू या रिसीव हो गई, या कोई भी इनकम ड्यू या रिसीव हो गई, तो वो उससे पिछले साल में टैक्सेबल हो जाएगी ना, इस ईयर में नहीं आएगी। और अगर कोई इनकम आपको 31 मार्च 2021 के 22 के बाद ड्यू या रिसीव होती है, तो वो नेक्स्ट ईयर में चली जाएगी। यानी हमें जो इनकम टैक्स लॉ पढ़ना है, आप लोगों ने जो अटेम्प्ट देना है, उस अटेम्प्ट में आप सिर्फ बात करेंगे कि जिन लोगों ने अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच में जो इनकम अर्न की है, उस इनकम पर टैक्स कितना लगेगा, आपको सिर्फ ये पढ़ना है। ना एक दिन पहले ना एक दिन बाद, पहले ये वाली बात बता दो, क्लियर है? सही बात है ना? अब एक बात बताओ, ड्यू डेट ऑफ सैलरी का जब कंसेप्ट में पढ़ाऊंगा तो जनरली क्या होता है, ड्यू डेट दो हो सकती है, दो तरह से ड्यू डेट हो सकती है। एक हो सकती है ड्यू सैलरी ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, सैलरी ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। और एक हो सकती है जी सैलरी ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की पहली तारीख। सब बच्चे बताओ क्लियर है क्या? ये दो ही पॉइंट बनेंगे कि सैलरी ड्यू या तो लास्ट डे ऑफ ईच मंथ है, या सैलरी ड्यू फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ है।
अच्छा एक बात बताओ, अगर आपकी सैलरी लास्ट डे ऑफ ईच मंथ ड्यू होती है, सुनना मेरी बात, आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है, 21 22, अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022, अभी नोटिंग नहीं करनी, अभी पहले समझ लो, सही है। जनवरी फरवरी आते हैं, चलो अब ये बताओ, अगर किसी बंदे ने अपना प्रीवियस ईयर अप्रैल में स्टार्ट हुआ, अप्रैल में किसी पर्सन ने वर्कआउट किया, उसकी सैलरी लास्ट डे के अकॉर्डिंग कब ड्यू हो जाएगी, अप्रैल में 30 अप्रैल को, मतलब लास्ट डे ऑफ ईच मंथ ड्यू हो गई। मई वाली सैलरी कब ड्यू हो जाएगी, मई में। जून वाली सैलरी कब ड्यू हो जाएगी, जून में। जुलाई वाली, जुलाई में। अगस्त वाली, अगस्त में। सितंबर वाली, सितंबर में। अक्टूबर वाली, अक्टूबर में। नवंबर वाली, नवंबर में। दिसंबर वाली, दिसंबर में। जनवरी वाली, जनवरी में। फरवरी वाली, फरवरी में। और मार्च वाली, मार्च में। सेम मंथ की सैलरी सेम मंथ में ड्यू हो गई, हाँ या ना। जनरली मैंने क्या बताया, अगर एडवांस सैलरी का प्रोविजन ना हो तो सैलरी पहले ड्यू होगी, उसके बाद ही आप रिसीव करोगे, सही बात है या नहीं है। अगर आपकी सैलरी लास्ट डे ऑफ ईच मंथ ड्यू होती है तो ये ऐसे ड्यू हो रही है। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपकी सैलरी फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ ड्यू होती है, क्या बोल रहा हूं, फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ आपकी सैलरी ड्यू होती है, तो इसका मतलब आप अप्रैल में काम करेंगे, लेकिन आपकी सैलरी ड्यू कब होगी, मई में आपकी सैलरी ड्यू होगी। और जब तक ड्यू नहीं होगी तब तक रिसीव नहीं होगी, और जब तक ड्यू और रिसीव दोनों में से कुछ ही नहीं होगी तब तक टैक्सेबल नहीं होगी। ये वाली बात क्लियर है, हाँ या ना। तो अप्रैल वाली सैलरी कब ड्यू हो रही है, मई में। मई वाली कब हो रही है, जून में। जून वाली कब हो रही है, जुलाई में। जुलाई वाली कब हो रही है, अगस्त में। अगस्त वाली, सितंबर। सितंबर वाली, अक्टूबर। अक्टूबर वाली, नवंबर। नवंबर वाली, दिसंबर। दिसंबर वाली, जनवरी। जनवरी वाली, फरवरी। फरवरी वाली, मार्च। और मार्च वाली अप्रैल में चली गई। जो इस साल मार्च में आपने काम किया, मार्च 2022, मार्च 2022 में आपने काम किया, वो सैलरी कब ड्यू होगी, अप्रैल में। अप्रैल चला गया नेक्स्ट ईयर, तो वो इस ईयर में टैक्सेबल नहीं होगी। पहले मेरे को ये वाली बात बताओ, क्लियर है क्या, हाँ या ना। कितने मंथ बच गए, 11। लेकिन अगर आप पिछले कुछ सालों से जॉब करते आ रहे हैं, अगर अगर आप पिछले कुछ सालों से जॉब करते आ रहे हैं, तो ऐसा क्या हुआ, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि इस साल की मार्च की सैलरी अगले साल के अप्रैल में चली गई, तो पिछले साल वाले मार्च की सैलरी इस साल की अप्रैल में आएगी या नहीं आएगी, हाँ या ना। जल्दीबाजी ना करें अभी, अब लगे तो हाँ ये तो हो गया, हो जाएगा, लेकिन अभी मैं ग्रेड लगाऊंगा इसके अंदर, ग्रेड लगाऊंगा मैं इसके अंदर, और ग्रेड लगाने से अमाउंट चेंज होगा, एक दिन की वजह से अमाउंट चेंज हो जाएगा, आंसर बदल जाएगा, इसलिए जल्दीबाजी ना करें। ये अकेला नहीं है, इसके साथ ग्रेड भी है, अभी ग्रेड भी मिक्स कर दूंगा तो दोनों को मिक्स करके पॉइंट बनेगा। ये तो मैं एक बात बता रहा हूं, फिर मैं दूसरी बात बताऊंगा, फिर मैं दोनों को मिक्स करूंगा और मैं बोलूंगा अब करो क्वेश्चन, इसलिए जल्दीबाजी ना करें। ड्यू डेट ऑफ सैलरी के केस में अगर आपकी सैलरी कब ड्यू होती है, लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, एक केस बनेगा, और एक केस क्या होगा, फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। अब देखो, अगर कभी भी ऐसा होगा जो स्क्रीन पर मैंने लिखकर दिखा ऐसा ही होगा ना, तो क्योंकि अपना प्रीवियस ईयर ही कब है, अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 22, तो लास्ट डे के केस में आपके इस प्रीवियस ईयर में आपके अकाउंट में कौन सी सैलरी आ गई, अप्रैल से लेकर मार्च वाली। मतलब लास्ट डे के केस में आपको कौन सी सैलरी टैक्सेबल करनी है, अप्रैल 2021 मंथ से लेकर मार्च 2022 मंथ तक की सैलरी आपको टैक्सेबल करनी होगी। आप सब बच्चे बताओ, ये वाली बात क्लियर है क्या,
लेकिन अगर फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ की बात मैं करता हूं तो यहां अप्रैल से लेकर और मार्च तक, अप्रैल से लेकर मार्च में आपके अकाउंट में कौन सी सैलरी आई? मार्च टू फेब। यानी यहां आपको जो सैलरी लेनी है वो मार्च 2021 में जो सैलरी आपने कमाई थी वहां से लेकर फेब 2022 तक जो आप सैलरी कमा रहे हो वो टैक्सेबल होगी फर्स्ट डे के केस में। क्योंकि मार्च 2021 वाली सैलरी, स्क्रीन पर रहना, मार्च 2021 वाली सैलरी आपके अकाउंट में ड्यू कब होगी? अप्रैल में। और जब तक वो ड्यू नहीं हुई थी तब तक वो रिसीव भी नहीं हुई थी, और जब तक वो ड्यू और रिसीव दोनों नहीं हुई थी तब तक वो टैक्सेबल नहीं हुई थी। तो अगर फर्स्ट डे का केस होगा तो आपको सैलरी कौन सी टैक्सेबल करनी होगी? मार्च 2021 से लेकर फेब 2022 की। और अगर लास्ट डे है तो सेम मंथ है, मतलब लास्ट डे वाले केस में कोई चेंज नहीं है और फर्स्ट डे वाले केस में चेंज आएगा। चलो, सो गई थी, मतलब मैं इतना प्यार से पढ़ाता हूँ लोग रिलैक्स हो जाते हैं बिल्कुल, हाँ हाँ मजा आ रहा है, सो जाओ। ये देखिए सैलरी ड्यू, सैलरी ड्यू फर्स्ट दूसरे बेंच पे बैठ के सो रहे और बिल्कुल रिलैक्स हो गए, सॉरी बिल्कुल आराम से। ये देखिए सैलरी ड्यू, मैंने तेरा पहला लेक्चर इसलिए रखा कि चलो फटाफट से बच्चे बढ़िया तरोताजा होकर पढ़ लें, तुम पहले लेक्चर में सो गए। देखिए सैलरी ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, और दूसरा आ गया सैलरी ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो अगर लास्ट डे है तो आपको ये वाली सैलरी टैक्सेबल करनी है, और फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ है तो आपको ये वाली सैलरी टैक्सेबल करनी है। पहले ये वाली बात बताओ, इतना समझ में आ रहा है? लेकिन ये बात लॉजिकली समझ में कब आएगा? जब मैं ग्रेड लगा दूं। अगर मान लो मेरी बात समझो, किसी क्वेश्चन में सैलरी ड्यू बता रखा है और उसमें ग्रेड नहीं है, ग्रेड अगली बात है जो मैं बताने जा रहा हूं, ग्रेड में इंक्रीमेंट लगते हैं। अगर मान लो मैं कहता हूं आपकी सैलरी 10,000 रुपए पर मंथ है, मैंने कोई ग्रेड नहीं लगा रखा, तो ड्यू डेट ऑफ सैलरी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर चाहे फर्स्ट डे हो चाहे लास्ट डे हो, क्योंकि आपकी सैलरी है ही 10,000। तो इसमें भी 12 महीने, इसमें भी 12 महीने, सिर्फ वो 12 महीने पलट गए। इसमें 12 महीने कौन से हैं? अप्रैल टू मार्च वाले। इसमें 12 महीने कौन से हैं? मार्च टू फेब वाले। तो है तो इसमें भी 12 मंथ है, उसमें भी 12 मंथ, लेकिन उसमें 12 मंथ अप्रैल टू मार्च वाले, इसमें 12 मंथ मार्च टू फेब वाले। ये वाली बात बताओ क्लियर है क्या? तो इन दोनों ही केस में अपन क्या करेंगे? अगर ग्रेड नहीं है, मैं बोल रहा हूं अगर ग्रेड नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ग्रेड मैंने दे दिया और ड्यू डेट ऑफ सैलरी का पॉइंट भी है तो दोनों को मिलाकर आपका एक टॉपिक बनेगा। सही है? पहला पॉइंट ये मिलेगा क्वेश्चन का, स्टैंडर्ड क्वेश्चन की पहली लाइन ही ये मिलेगी आपको। सही है? और एक बात बता दूं मैं सब बच्चों को पहले दिन से ही, जब सैलरी का क्वेश्चन आएगा ना तो मैं सैलरी बताऊंगा कि मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन एक्स लिमिटेड कंपनी फ्रॉम 2011 एट अ ग्रेड ऑफ दिस अमाउंट एंड सैलरी बिकम ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो 2011 में आपने ज्वाइन किया, ग्रेड मैंने बता दिया, सैलरी बढ़ते 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 आपकी 21-22 में सैलरी क्या है, पहले तो आपको वर्किंग नोट में वो निकाल के लाना पड़ेगा, उसमें ड्यू डेट ऑफ सैलरी के अकॉर्डिंग कौन से मंथ लेने वो लेना पड़ेगा। अगर गलती से गलती हो गई कि आपने वो पॉइंट गलत कर दिया, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इसके बाद पॉइंट दिए होंगे ना, उसको एम्प्लॉयर ने रेंट फ्री हाउस दिया, उसको ये दिया, उसको ये दिया, वो सारे के सारे वैल्यूएशन किस पर बेस करते हैं? बेसिक सैलरी पर। जो तुम गलत निकाल के बैठे हो तो तुम्हारी सारी कैलकुलेशन गलत होंगी, एक ठीक एक गलत नहीं होगी, सारी गलत होंगी। सही है? और अगर आपको क्वेश्चन के एंड में पता चला कि बेसिक तूने गलत निकाल दी तो पूरा क्वेश्चन कट करके पूरा ही दोबारा करना पड़ेगा, सारी कैलकुलेशन बदल जाएंगी। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक बात है ना? तो बेसिक सैलरी निकालने में आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सर अगर वो इंप्लॉई है, न्यू है, और उसकी सैलरी ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ है, अगर नया इंप्लॉई है और इसी साल ज्वाइन किया था मान लो, तो फिर उतने कम मंथ हो जाएंगे, फिर फर्क नहीं पड़ेगा, फिर तो 11 महीने लेने हैं। अगर वो नया इंप्लॉई है, ज्वाइनिंग इसी साल हुआ था, तो जिस मंथ ज्वाइनिंग हुआ उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा,
फेब तक की सैलरी लेनी पड़ेगी, और अगर मान लीजिए पहले से इंप्लॉइड है तो वो सर्कुलेट हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं, अब मेरी बात को समझना। सैलरी ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, सैलरी ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। पहले तो इसको आप नोट करना चाहो तो कर लो। अगर आप इसको नोट करना चाहो ड्यू डेट ऑफ सैलरी के कंसेप्ट को, कि भाई अगर सैलरी लास्ट डे ऑफ ईच मंथ ड्यू होगी तो आपको सैलरी कौन सी लेनी है, अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 2022 की सैलरी लेनी है। और अगर आपकी सैलरी ड्यू होती है फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ तो आपको सैलरी जो लेनी है वो मार्च 2021 से लेकर फेब 2022 तक की सैलरी आपको लेनी है। आप इसको नोट कर लें। सबसे पहले ड्यू डेट ऑफ सैलरी का केस है, लास्ट डे है, तो अल्टीमेट कंक्लूजन निकलेगा कि आपको सैलरी कौन सी लेनी होगी, मार्च टू फेब की, अप्रैल टू मार्च की। और अगर सैलरी ड्यू होती है फर्स्ट डे तो आपको लेनी है मार्च टू फेब की सैलरी। आप इतना नोटिंग कर लें सबसे पहले। हो गया नोट? देखो अभी ये जो टॉपिक मैंने पढ़ाया ना बेटे आपको, ये पूरा नहीं है अभी। मतलब ड्यू डेट ऑफ सैलरी तो पूरा हो गया, लेकिन इसको पूरा कौन करेगा, ग्रेड। अभी मैं अगला कंसेप्ट क्या पढ़ाऊंगा, ग्रेड। तो ग्रेड के अकॉर्डिंग ये पूरा होगा, बट उससे पहले मैं कुछ बातें जो मेरे मटेरियल में हैं वो मैं आपको इसके बारे में एक बार थोड़ा सा रीडिंग करवा दूं। देखो इसमें लिखा हुआ है, वी नो दैट सैलरी इज टैक्स्ड on due or receipt whichever is earlier. Therefore, the date when salary becomes due decide whether the same is taxable in the previous year or not. मतलब सैलरी ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर के बेस पर टैक्सेबल है। तो ड्यू डेट ऑफ सैलरी ये डिसाइड करेगा कि आपकी सैलरी ड्यू होगी, टैक्सेबल होगी प्रीवियस ईयर में या नहीं होगी। If the salary is payable on monthly basis, normally becomes due at the end of the month, and although it is paid in the next month, in this case it will be taxable on due basis because due is earlier than the receipt. Therefore, salary normally taxable from April to March as the salary of the March become due at the end of each month. मतलब ये कि अगर सैलरी लास्ट डे ऑफ ईच मंथ ड्यू होती है तो अप्रैल टू मार्च की नॉर्मली सैलरी आपके लिए क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन हाउएवर इन सम केसेस सैलरी बिकम्स ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ इंप्लॉयर आपकी सैलरी नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को ड्यू करते हैं और उस एक दिन के वजह से आपकी सैलरी की ड्यू डेट में फर्क पड़ेगा। सो इन दैट केस वी विल टैक्स्ड
सैलरी फ्रॉम मार्च टू फेब। ऐसी सिचुएशन में आपको सैलरी करंट ईयर में कौन सी टैक्सेबल करनी पड़ेगी? मार्च टू फेब वाली, क्योंकि मार्च वाली इस साल की अप्रैल में, अप्रैल वाली मई में, मई वाली जून में, जून वाली जुलाई में, हर एक महीने डिले हो रहा है, यूं कह लो आप एक तरह से। तो इसीलिए अगर सैलरी, मैं फिर बता दूं, अगर आपकी सैलरी लास्ट डे ऑफ ईच मंथ है फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सैलरी फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ है तो आपको भैया सैलरी कौन सी लेनी है? मार्च से लेकर फेब तक की सैलरी लेनी है। ये वाली बात सब बच्चे ध्यान रखिएगा। अच्छा, इतना सब करने के बाद इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी दिया हुआ है, आप जरा देखना, एक दो पॉइंट में बताने की कोशिश करता हूं। मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉई इन एबीसी लिमिटेड गेटिंग सैलरी रूपी 40,000 पर मंथ। ये बोलता है मिस्टर एक्स एक एम्प्लॉई है जिसकी सैलरी 40,000 रुपए पर मंथ है, विच इज ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ द मंथ। जो ड्यू कब होती है? लास्ट डे, बट पेड ऑन 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। लेकिन पेड कब होती है आपको? अगले महीने की 7 तारीख। कोई बात नहीं। अब सुनो, अगर ऐसा है, ड्यू कब हो गई? लास्ट डे। रिसीव कब हुई? अगले महीने की पहली तारीख को, 7 तारीख को। कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन सी सैलरी आपके लिए टैक्सेबल होगी? आप लिखोगे सर अप्रैल से लेकर मार्च की, क्योंकि ड्यू पहले हो गई तो वो उसके अकॉर्डिंग ड्यू बेसिस पर ही टैक्सेबल हो जाएगी। कब रिसीव हो रही है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इन द अबव केस बिकम सैलरी ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ और रिसीव होती है 7 तारीख को। तो भाई ड्यू कब हो रही है? फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो आपको कौन सी सैलरी लेनी होगी? मार्च 2021 से लेकर 28 फेब 2022, इस पीरियड की सैलरी को लेकर के चलना होगा। सब बच्चे बताओ क्लियर है क्या? सैलरी अगर ड्यू होती है लास्ट डे ऑफ ईच मंथ तो आपको लेनी है अप्रैल टू मार्च की सैलरी, और अगर सैलरी ड्यू होती है फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ तो आपको लेनी है मार्च टू फेब की सैलरी। सब बच्चे फटाफट से बताओ हाँ या ना। आगे बढ़ते हैं, सुनो मेरी बात ध्यान से। इतना काम करने के बाद बेटे सैलरी इन ग्रेड सिस्टम ये पढ़ाऊंगा और इन दोनों को मिलाकर के आपका पॉइंट बनेगा। अब मेरी बात को सुनते जाना बेटा एक बार ध्यान से। ड्यू डेट क्या है कुछ समझ में आया? चलो पहले मैं ग्रेड पढ़ा रहा हूं और ग्रेड पढ़ाने के लिए मैं आपको नोट, अभी आपको कुछ नोटिंग मेरी तरफ से करवाऊं। सुनिए, आपसे मैं पहले केस बना के बताता हूं, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, मेरे को जवाब देना। सही है बेटा? ग्रेड का मतलब क्या होता है? आपकी जॉब लग गई, ठीक है, आपने सीए कंप्लीट किया, आपकी कंपनी में जॉब लग गई, आप इंटरव्यू देने गए, आपको एम्प्लॉयर ने बोला हम आपको इतनी सैलरी देंगे, आपने, आपको सैलरी वो सही लग रही है कि ठीक है इतनी सैलरी में आप काम करने के लिए तैयार हैं। एम्प्लॉयर कहता है सर भाई आपको हम लोग इतनी सैलरी देंगे, प्लस आपके साथ हम एक सर्विस एग्रीमेंट करेंगे जिसमें हम आपको ये कमिटमेंट कर रहे हैं कि अगले 20 साल तक हम आपको जॉब से निकालेंगे भी नहीं। तो आप बोलेंगे ये तो और भी बढ़िया बात है कि अगर पक्की जॉब मिल जाए कि जिसमें मेरे को एम्प्लॉयर जॉब से नहीं निकालने वाला है तो बढ़िया बात होगी। सही है ना? फॉर एग्जाम्पल आपको हमने फॉर एग्जाम्पल आपको हमने 20,000 रुपए की सैलरी पर एक बार अपॉइंट किया, एक बार के लिए मान लेते हैं, ठीक है जी, और हमने बोला कि हम आपको 20 साल तक जॉब से नहीं निकालेंगे। एक बार के लिए समझना, आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, सैलरी ज्यादा मिलेगी, टेंशन मत लो, मैं तो एग्जांपल दे। तो मान लो 20,000 रुपए की सैलरी पर अपॉइंट किया और हमने बोला 20 साल तक आपकी सर्विस रहेगी। अब आपको जॉब करते हुए 1 साल हो गया, बढ़िया आप काम कर रहे हो, हम भी आपको टाइम से सैलरी दे रहे हैं। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए और आप भी बढ़िया काम कर रहे हो, हम भी आपको टाइम पे सैलरी दे रहे हैं। 3 साल हो गए, उसके बाद आप हमारे पास आए, आप बोले सर देखो 3 साल से मैं काम कर रहा हूं और मेरी सैलरी जो है ना जो कि तो 20,000 रुपए, अब मेरी सैलरी बढ़ा दो। सही है ना? तो मैंने बोला ठीक है, कल से आपकी सैलरी 20,500 बढ़ा दी। तो आप बोलोगे सर मजाक चल रहा है, तो मैंने बोला और क्या तुम मजाक कर रहे हो, तुम्हारी सैलरी 50 कर दूं, है ना? और दूसरी बात तो ये कि जिस दिन हमने आपको ज्वाइन किया था
हमने आपको क्या बोला था, कितनी सैलरी देंगे और 20 साल तक जॉब से नहीं निकालेंगे, आपने यस किया था। इसका मतलब आपने किस बात पर यस किया था कि इस 20,000 रुपए पर मंथ की सैलरी पर आप हमारे लिए अगले 20 साल तक काम करोगे, यस या नो। अब जॉब छोड़ के जाओ, हम देखते हैं तुम्हें, नहीं बढ़ाते सैलरी, है ना। आपने एग्रीमेंट कर रखा है हमारे साथ, जब आपने एग्रीमेंट किया था आप सैलरी से खुश थे, सही है ना। और आपने ये भी कमिटमेंट किया था कि 20 साल तक आप हमारी जॉब करोगे, तो अब जॉब छोड़ के जाने नहीं देंगे आपको हम। आप मेरे को बताओ, ये वाली बात क्लियर है। कंसर्न क्या है मेरा, मेरी बात समझिएगा। मेरा कंसर्न क्या है कि आपको जो अब सैलरी, देखो लॉजिकली क्या होना चाहिए, आप बोलोगे सर ये तो मेरे लिए अनफेयर हो रहा है, मेरी सैलरी तो टाइम टू टाइम बढ़नी चाहिए। यानी कि आपको क्या करना चाहिए था कि जिस दिन आप इंटरव्यू के लिए गए, जिस दिन आपको ऑफर लेटर मिला, जिस दिन आपका सिलेक्शन हुआ, जिस दिन सैलरी डिसाइड हुई, उस दिन यह भी डिसाइड होना चाहिए था कि आपको ईयर टू ईयर सैलरी में कितना इंक्रीमेंट मिलेगा, कितनी बढ़ोतरी आपको मिलेगी। ये चीज आपको पहले से ही डिसाइड करके चलना चाहिए था। ये वाली बात बताओ क्लियर है क्या। होना तो यही चाहिए था कि जिस दिन आप ज्वाइन करें उस दिन आप इंप्लॉयर से ये बात कर लें कि सर आज तो मैं सैलरी पर काम कर रहा हूं, लेकिन आने वाले टाइम में फ्यूचर में मेरी सैलरी किस तरह से बढ़ेगी ये और बता दो, तभी एग्रीमेंट साइन करूंगा, वरना तो एग्रीमेंट साइन नहीं करूंगा। सही बात है या नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इंप्लॉयर जब अपने इंप्लॉय के साथ एक सर्विस एग्रीमेंट करता है तो सर्विस एग्रीमेंट में हम सैलरी आपको देंगे, सैलरी इन ग्रेड सिस्टम। हम आपको जो सैलरी देंगे वो सैलरी देंगे ग्रेड सिस्टम में, सैलरी इन ग्रेड सिस्टम। आप बोलेंगे सर ग्रेड सिस्टम का मतलब क्या है। ग्रेड सिस्टम का मतलब यह है कि मैंने अपने ऑफिस में एक स्टाफ रखा, उसको मैंने सैलरी अपॉइंट किया 10,000, 500, 12,000, 1,000, 20,000, 2,000, 40,000, ये ग्रेड दिया मैंने उसको। आपको क्वेश्चन में ये लाइन ऐसे मिलेगी 10,000, 500, 12,000, 1,000, 20,000, 2,000, 40,000। आपको ये लाइन ऐसे मिलेगी, कुछ कोई भी अमाउंट हो सकता है, कुछ ऐसा मिलेगा। अब इस लाइन को कैसे पढ़ा जाता है मैं आपको वो बता रहा हूं। इस लाइन को पढ़ने के मायने क्या है वो पढ़ा रहा हूं। इस लाइन को ऐसे पढ़ा जाएगा कि भाई जिस दिन आप ज्वाइन करोगे ना उस दिन आपकी सैलरी होगी 10,000। एक साल तक आपको इस 10,000 सैलरी पर काम करना होगा। एक साल जब आपकी सर्विस को कंप्लीट हो जाएगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से इंक्रीमेंट मिलेगा। आपने ज्वाइनिंग जिस दिन किया उससे एक साल तक आपकी सैलरी 10,000 होगी। एक साल की सर्विस कंप्लीट होने के बाद आपकी सैलरी में 500 रुपए का इंक्रीमेंट लगेगा। यानी एक साल की सर्विस कंप्लीट होने के बाद आपकी सैलरी बढ़ के कितनी हो जाएगी, 10,500। फिर अगले एक साल तक आप 10,500 की सैलरी पर काम करेंगे। फिर एक साल की सर्विस 10,500 पर चलेगी, फिर आपको 500 रुपए का इंक्रीमेंट मिलेगा और आपकी सैलरी अगले साल कितनी हो जाएगी, 11,000। फिर एक साल तक आपको 11,000 की सैलरी पर काम करना पड़ेगा। फिर एक साल और सर्विस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपको मिलेगा 500 का फिर इंक्रीमेंट। फिर एक साल आप 11,500 की सर्विस पर काम करेंगे, फिर उसके बाद 500 का इंक्रीमेंट और आपकी अगले साल सैलरी हो जाएगी 12,000। यानी हर साल इसको बोलेंगे एनुअल इंक्रीमेंट। इसे मैं नाम, इसको मंथली मत समझ लेना, 500 मंथली बढ़ाते जाओ, ऐसा नहीं होगा, एनुअल है ये। इसको अपन नाम देंगे एनुअल इंक्रीमेंट। इसे हम लोग क्या नाम देंगे, एनुअल इंक्रीमेंट। अभी जल्दीबाजी ना करें, सुनते जाएं पहले आप। दोनों चीजें मिक्स होंगे ना, अभी ड्यू डेट और ये मिक्स होगा, फिर क्वेश्चन बनेगा। देखिए, तो 10,000 की सैलरी पर आपने ज्वाइन किया, एक साल तक आपकी सैलरी रहेगी 10,000। एक साल सर्विस करने के बाद आपकी सैलरी हम 500 रुपए बढ़ाएंगे, यानी अगले साल आपकी पूरे साल सैलरी कितनी हो जाएगी, 10,500। फिर एक साल और कंप्लीट होने के बाद हम आपकी सैलरी 500 फिर बढ़ा देंगे, आपकी सैलरी हो जाएगी 11,000। फिर एक साल और कंप्लीट होने के बाद हम आपकी सैलरी 500 और बढ़ा देंगे,
आपकी सैलरी हो जाएगी 11,500। 11,500 पर एक साल काम करो, फिर आपकी सैलरी 500 बढ़ा देंगे, आपकी सैलरी हो जाएगी 12,000। 500 500 बढ़ते 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 आपकी सैलरी हर साल बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाएगी? 12,000। जब आपकी सैलरी 12,000 हो जाएगी, एक साल तक 12,000 की सैलरी पर काम करोगे, उसके बाद जो इंक्रीमेंट मिलेगा वो कितना मिलेगा? 1,000 रुपए। यानी अब इंक्रीमेंट कितना स्टार्ट हो गया? 1,000। यानी अगले साल आपकी सैलरी 12 से बढ़ के कितनी हो जाएगी? 13,000। फिर एक साल तक आपको 13,000 सैलरी पर काम करना है, फिर अगला इंक्रीमेंट फिर 1,000 बनेगा, आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 14,000। फिर एक साल 14,000 पर, फिर सैलरी 15, फिर एक साल 15,000 पर, ऐसे बढ़ते बढ़ते आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 20। जब 20 हो जाएगी, फिर एक साल तक 20 पर काम करोगे, फिर उसके बाद अगला इंक्रीमेंट कितना लगेगा? 2,000। और आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 22, फिर 24, फिर 26, फिर 28, ऐसे होते होते आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 40। 40 के बाद रुक जाएगी। उसके बाद क्योंकि हमने आपको ग्रेड नहीं दे रखा, इसके बाद आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। सही है। लेकिन लॉजिकली क्या होता है, जब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा ना इसके बारे में, अभी एक बार ये सीख लो, फिर एक नई बात और बताऊंगा। सही है। अभी इंडिया में कौन सा पे स्केल चल रहा है? 7th पे स्केल चल रहा है। 7th पे स्केल चल रहा है इंडिया में अभी। अगर किसी के पेरेंट्स जॉब करते हैं तो आप उनसे पूछना कि पापा कौन सा पे स्केल चल रहा है इंडिया में, तो आपको बोलेंगे 7th पे स्केल चल रहा है। 7th पे स्केल क्या है, कुछ क्या ना, कल बताऊंगा। और जो जॉब में नहीं है उनको मैं खुद ही बता दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी पहले इसको समझते हैं पहले, उसके बाद बताऊंगा 7th पे स्केल क्या है। अब मान लीजिए ये ग्रेड है, ये ग्रेड कुछ समझ में आया थोड़ा थोड़ा, कि भाई 10,000 की सैलरी पर आपकी ज्वाइनिंग है। अच्छा एक बात बताओ, मान लीजिए आपने ज्वाइन किया 1 जनवरी 2015 को, ये मान लेते हैं आपने ज्वाइन कब किया? जनवरी 2015 आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी क्या है? जनवरी 2015। सब बच्चे बताना क्लियर है? अब अगर इस डेट के अकॉर्डिंग मैं ग्रेड लगाऊं तो ग्रेड कैसे लगेगा, चलो बताओ। जनवरी 2015 में आपने ज्वाइन किया है, इसका मतलब 1 जनवरी 2015 से लेकर 31 दिसंबर, ये डेट्स बड़ी गड़बड़ करेंगी। 31 दिसंबर 2015 तक आपकी सैलरी कितनी रहेगी? 10,000। 10,000 पर मंथ रहेगी 12 महीने तक। आपकी सर्विस को एक साल कंप्लीट हो गया, जनवरी 2016 स्टार्ट हो गया। जनवरी 2016 से दिसंबर 2016 तक आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 10,500, 12 महीने तक। जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2017 तक आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 500 इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंग 11,000। फिर आपकी सैलरी में जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018 आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 11,500 इंटू ये। जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 में आपकी सैलरी 12,000 इंटू 12। उसके बाद जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 आपकी सैलरी 13,000, 1,000 इंक्रीमेंट लग गया ना 12 के बाद, 13,000। जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 आपकी सैलरी हो जाएगी 14,000। और जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक आपकी सैलरी हो जाएगी 15,000 पर मंथ। आप पहले मेरे को ये वाली बात बताओ, क्लियर है? मैं आगे भी बढ़ सकता हूं, बट मैं आगे इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि मेरा प्रीवियस ईयर 21 22 है, तो मेरे को वहां तक जाना था बस। हाँ या ना? अब इतना ये ऐसे से सैलरी मिल रही है इसको, ये वाली बात बताओ, क्लियर है क्या? इसके घर में ऐसे पैसे आ रहे हैं, आ रहे हैं ना? लेकिन हमें जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी तो हम लोग तो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग चलेंगे। जॉब में इंक्रीमेंट तो जनवरी में मिल रहा है इसको, लेकिन हमें रिटर्न फाइल करनी होगी अपने अकॉर्डिंग अप्रैल टू मार्च की। उसमें भी दो बातें, आपकी सैलरी ड्यू कब होती है। अब देखो, अब यहां जो ग्रेड लगते लगते आ गया ना, अब देखो ड्यू डेट ऑफ सैलरी फिट करके दिखाता हूं मैं आपको।
अगर आपकी सैलरी ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ है, सैलरी ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ है, हर महीने की लास्ट डेट को आपकी सैलरी ड्यू हो जाती है, तो आपको कौन सी सैलरी लेनी होगी? मार्च अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 की सैलरी लेनी होगी। सही बात है ना? अच्छा ये बताओ, अप्रैल 2021 में आपकी सैलरी क्या थी? इसके बीच में थी ना 14,000। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीने तक आपकी सैलरी 14,000 है, क्योंकि हर साल जनवरी में इंक्रीमेंट लग जाता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने आपकी सैलरी 15,000। ये वाली बात बताओ, क्लियर है? ऐसा ही होगा ना? ऐसा ही होगा ना? कुछ बात समझ में आई? और अगर आपकी सैलरी ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ है, अगर आपकी सैलरी फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ है, तो इसका मतलब आपको सैलरी कौन सी लेनी है? मार्च 2021 से फेब 2022 की सैलरी। सही बात है या नहीं है? अब मार्च 2021 में आपकी सैलरी क्या है? 14,000। लेकिन मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर तक आपकी सैलरी इतनी, जनवरी और फरवरी में सैलरी इतनी। यहां भी टैक्सेबल तो मैंने 12 महीने की है, लेकिन मंथ बदल गए। सही है? बात कुछ समझ में आई? हाँ, अमाउंट तो निकाल लोगे, कंसेप्ट क्लियर है क्या? अब देखो, एक दिन ड्यू डेट बदलने की वजह से अमाउंट बदल गया ना? सब लोग बताओ, क्लियर है क्या? ग्रेड क्या होता है वो समझ में आया? ड्यू डेट ऑफ सैलरी क्या समझ में आया? दोनों को मिक्स कैसे करेंगे समझ में आया? एक क्वेश्चन करके दिखाओ। ये लो, एक इंप्लॉई है मिस्टर एक्स। अगर आपने क्वेश्चन कर दिया, आसान सा लिख रहा हूं, लेकिन अगर आपने कर दिया तो आपको दोनों की एप्लीकेबिलिटी समझ में आ गई, ये मान लेना। सही है ना? एक इंप्लॉई है मिस्टर एक्स, इसको हमने ज्वाइन करवाया 5500, 250, 6500, 500, 9,000। इसका ज्वाइनिंग डेट है 1 नवंबर 2017। और आपको यह बताना है, अगर इसकी सैलरी फर्स्ट डे ड्यू होती है और अगर इसकी सैलरी लास्ट डे ड्यू होती है, तो कितनी सैलरी इसके लिए टैक्सेबल होगी प्रीवियस ईयर 21-22? क्वेश्चन समझ में आ गया? ग्रेड उसको दिया है ये, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है ये, सैलरी ड्यू अगर फर्स्ट डे हो, सैलरी ड्यू अगर लास्ट डे हो, तो आपको यह बताना है कि प्रीवियस ईयर 21-22 में उसके हाथ में कितनी सैलरी टैक्सेबल होगी, बेसिक ये आपको बताना है। अगर ये कैलकुलेट करना आ रहा है, दैट मींस आपको ड्यू डेट ऑफ सैलरी भी समझ में आ गया, आपको ग्रेड भी समझ में आ गया। आप अगर ये कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको
सब लोग कर लो एक बार। हो गया। अगर हम लोग बात करें, देखिए यहां नवंबर 2017 में आपने ज्वाइन किया था, नवंबर 2017 से 31 अक्टूबर 2018 तक आपकी सैलरी 5500 रुपए रहेगी। यही बात होगी ना? नवंबर 2018 से 31 अक्टूबर 2019 तक आपकी सैलरी 250 रुपए की इंक्रीमेंट के साथ 5750 हो जाएगी। नवंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2020 तक आपकी सैलरी बढ़ के 6000 हो जाएगी। नवंबर 2020 से 31 अक्टूबर 2021 आपकी सैलरी बढ़ के 6250 हो जाएगी। और नवंबर 2021 से 31 अक्टूबर 2022 तक आपकी सैलरी बढ़ के 6500 हो जाएगी। अब अगर आपकी सैलरी लास्ट डे ड्यू होती है तो मेरे अकॉर्डिंग आपकी सैलरी अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के लिए टैक्सेबल होगी। अब अप्रैल 2021 इसके बीच में है जहां आपकी सैलरी 6250 है और इंक्रीमेंट मिलता है नवंबर में। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 7 महीने तक आपकी सैलरी ये है और उसके बाद आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट लग गया और बचे हुए 5 मंथ्स तक आपकी सैलरी ये है। अगर आपकी सैलरी लास्ट डे ऑफ ईच मंथ ड्यू होती है यानी कि 6250 इंटू 7, ये वैल्यू आ गई 43,750 और 6500 इंटू 5 तो ये है 32,500 प्लस 43,750 करेंगे तो 76,250 ये सैलरी आपकी बनेगी। और अगर आपकी सैलरी फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ ड्यू होती है तो भैया आपको लेनी है मार्च 2021 से लेकर फेब 2022 की सैलरी। इसका मतलब मार्च में आपकी सैलरी 6250 है, लेकिन मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 8 महीने तक आपकी सैलरी ये, उसके बाद 6500 इंटू 4 ये, तो 6250 इंटू 8 ये वैल्यू आ जाएगी 50,000 और ये वैल्यू आ जाएगी 26, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 76। यानी अगर आपकी सैलरी लास्ट डे ड्यू होती है तो ये रूल लगाना है, फर्स्ट डे ड्यू होती है तो ये रूल लगाना है। अब ये बताना कितने लोगों का आंसर सही था? इतने लोगों का आंसर सही था। चलो, कुछ लोगों ने छोटी छोटी मिस्टेक कर दी अंडरस्टैंडिंग में, तो ये देखो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, ये तो पहला केस था तो हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ड्यू डेट कैसे लगानी है। और इसके अलावा जो है अगर मान लो अपन सैलरी लास्ट डे ड्यू करें या फर्स्ट डे ड्यू करें तो कंसेप्ट कैसे एप्लीकेबल होगा
ये मैंने आपको बना करके दिखाया है। अब सब बच्चे बताओ, ये वाली बात सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? अब देखो, आज का काम क्या है वो सुन लो जरा। आज का काम क्या है? ड्यू डेट ऑफ सैलरी मैंने बता दिया था। ग्रेड के बारे में देखो मैंने बताया। ग्रेड बताने के बाद आपका काम है क्वेश्चन नंबर 3 करना। आपका काम है क्वेश्चन नंबर 4 करना। बेटे बेसिक सैलरी के अलावा अगर डियरनेस अलाउंस मिलता है मंथली, वो साथ में पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, ध्यान रखिएगा। किसी क्वेश्चन में अगर मैंने लिखा हो, अच्छा एक बात और समझना, मान लो अब ये क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको होमवर्क में करने को दूंगा। अब क्या करना, सुनो बेटे, क्वेश्चन नंबर 5 में करने को दूंगा। ग्रेड दे रखा है, ड्यू डेट ऑफ सैलरी बता रखा है, डीए बता रखा है। आप ना जब बेसिक सैलरी कितनी टैक्सेबल होगी, डीए कितना टैक्सेबल होगा, इतना काम करके आप ग्रोस टोटल सैलरी निकालने तक का काम करेंगे। डिडक्शंस और ये सब चीजें आपको नहीं करनी है एक बार, अभी सिर्फ आप ग्रोस सैलरी निकालने तक का काम करेंगे। समझ गया मेरी बात? आपको डिडक्शंस वगैरह भी अप्लाई नहीं करनी है, सिर्फ ग्रोस सैलरी निकालने तक का काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में भी ऐसा ही ग्रोस सैलरी निकालेंगे, और इतना काम एक बार आज आप करके आएंगे। पेज नंबर 4.7 तक इतना काम आपके पास है। ये सारे रूल्स पढ़िए, सारे पॉइंट पढ़िए, ड्यू डेट ऑफ सैलरी और ग्रेड सिस्टम पढ़िए। ये काम आपको करना है। हाँ जी बेटे, ग्रेड वाली नोटिंग, ये वाली, ये वाला, तो ये नोटिंग का जरूरत क्या, तुम्हें समझ में आई गया ये नोट का जरूरत? चलो कर लो, मेरी तरफ से तो नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेड कैसे लगाना है ये मैंने आपको बना के दिखाया। बताइए, इसमें कोई डाउट है क्या? नोटिंग हो गया बेटे? ये थोड़ा सा लाइन, ये इससे ये नोट होगी, इसको नोट कर, अगर नोट करें तो इसको भी नोट करें। तो ठीक है, फिर आज आपको मैंने जो काम दिया ये आप करके आइएगा। कल
बात सुनो, ये टॉपिक आज डिस्कस हो जाएगा। एक बात और समझना बेटे, सब बच्चे, मैं ना कल ये जितने भी आपका अगर ड्यू डेट ऑफ सैलरी, देखो पहली बार जब मैं क्लास में करवाता हूँ ना, तो आपको क्लियर हो गया ड्यू डेट प्लस ग्रेड। अगर आज ही आपने इसके क्वेश्चंस अप्लाई करके नहीं देखे तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो एक बार आप इनके ये 2 3 4 क्वेश्चन जो है ना वो प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख लीजिएगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद अगर डाउट होगा तो कल मैं आते पहले डिस्कस करूंगा। अगर डाउट इनमें नहीं होता है पहले 7 पेजेस में आप कहते हैं कि सर ओके है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो ये देखिए जरा कल से मैं क्या स्टार्ट कर दूंगा, अलाउंसेस। अब कल से न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, यूं कह लो आप, थोड़ा सा रूल स्टार्ट हो जाएंगे भी। एक इंप्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, आज सही बताऊं तो रूल स्टार्ट हो गए। इंप्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय को बेसिक सैलरी देगा, क्या रूल लगेगा वो मैंने आपको बता दिया है ना। कल से हम लोग किसके बारे में स्टार्ट करेंगे, बेसिक सैलरी के अलावा अलाउंसेस दे सकता है, परक्यूजिट्स दे सकता है, तो उनके ऊपर क्या रूल रहेगा वो मैं एक एक करके आप लोगों के साथ डिस्कस करना स्टार्ट करूँ। सही है ना बेटे। तो चलिए फिर इतना करेंगे, बाकी कल आगे फिर डिस्कस करें।